प्रश्न है कार्य का मात्रक है। कार्य किसका मात्रक है? कार्य किसका मात्रक है? न्यूटन जानते हैं यह बल और भार का मात्रक है। और ये डाइन, ये भी बल का मात्रक है सीजीएस मात्रक में, सीजीएस पद्धति में ये डाइन बल का मात्रक है। और वाट पावर का यानी शक्ति का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा इसका सही आंसर। 2 नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश तीव्रता की इकाई हम लोग जानते हैं क्या है? कैंडेला है। प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या है? हम लोग जानते हैं कैंडेला है। और दरमियान का केजी है और किलोग्राम यानी, और समय का सेकेंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, एम्पेयर मात्रक है। एम्पेयर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता की। प्रकाश तीव्रता तो कैंडेला हो जाएगा। विद्युत आवेश कूलम हो जाएगा। विद्युत धारा इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पेयर विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष, हम लोग ने पिछले प्रश्न में देखा ये दूरी का मात्रक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक भी दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पार्सेक भी दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति, ये शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील, ये दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस, उष्मा की इकाई, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेल्सियस टेम्परेचर तापमान की इकाई है और उष्मा की इकाई जूल होता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का हम लोग देख लिए कैंडेला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर इसका सही आंसर, क्योंकि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और ये ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स यानी 7 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पास्कल इकाई है। पास्कल हम लोग जानते हैं दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, दाब पास्कल की इकाई है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कैंडेला मात्रक है। यह हम लोग अभी देखें ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विभव में सूत्र नहीं है? यानी ये सब ऑप्शन में चुनना है कि कौन सा दोनों का भौतिक राशि समान नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि इस लोग देखते हैं कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक यूनिट होता है जूल, जो ये सही है। और भार और बल का भी होता है न्यूटन, और आवेग और संवेग का हो जाता है न्यूटन सेकंड दोनों का, लेकिन बल का होता है न्यूटन और दाब का हो जाता है पास्कल, जो ये अंतर है युग्म में सूत्र नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल एवं दाब, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है अदिश राशि है। इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है दिशा नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 12 का अदिश राशि है अदिश, इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 नंबर का ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेग। ऑप्शन ए वेग, जो एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान से, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? ये दोनों के अनुपात से, संवेग और वेग, संवेग और वेग के अनुपात। तो हम लोग संवेग को क्या लिख सकते हैं, दरमियान
दरमियान इंटू वेग लिख सकते हैं, और वेग को वेग लिख सकते हैं, तो वेग से वेग कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हम लोग के पास क्या बचा, दरमियान। इसका सही आंसर हो जाएगा दरमियान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, या समान बल होता है? इसका सही आंसर समान त्वरण है। स्वतंत्र रूप से शून्य से गिरने से उसका त्वरण समान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, जब 2 kg वाले दरमियान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें। यहाँ पर क्या पड़ रहा है, 2 kg वाले दरमियान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें। त्वरण बोला निकालें, तो हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास मास दिया हुआ है कितना, 2 kg, ठीक है, और हम लोग को फोर्स यानी बल दिया हुआ कितना, 5 न्यूटन। हम लोग को क्या निकाला, त्वरण निकाला, यानी एक्सेलरेशन निकालना है। हम लोग के पास एक फॉर्मूला है F = ma, ठीक है, तो A = हो जाएगा F/m, ठीक है। तो अब F/m हो जाएगा, तो F कितना दिया है, 5 न्यूटन, और मास कितना है, 2 kg। ये लोग हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग के पास है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी 16 का ए हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किसका नियम दर्शाता है? इसका क्या नियम दर्शाता है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह न्यूटन के गतिविषय का प्रथम नियम के अनुसार बोला गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, रॉकेट खाली स्थान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये संवेग संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो RRB 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही से गिरने की आशंका का कारण है। इसका सही आंसर है विश्राम जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया है? जब बस अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिरते हैं, ये किसके द्वारा समझाया गया है? इसको न्यूटन का पहला नियम द्वारा समझाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल हम लोग जानते हैं F = m × a। F जहाँ पर बल है, फोर्स है, m दरमियान है, और a एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। तो किसका हो जाएगा, मास का हो जाएगा दरमियान, और एक्सेलरेशन का हो जाएगा त्वरण, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बल का गुणनफल है त्वरण एवं दरमियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, शरीर का वजन हम लोग देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है। पृथ्वी पर सभी जगह पर एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। शरीर का वजन कहाँ पर हम लोग का अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर हम लोग का शरीर का वजन अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर इसका भार 100 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका दरमियान क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार यानी 29.4 न्यूटन है तो उसका दरमियान क्या होगा?
भार दिया हुआ है तो उसका दरमियान क्या होगा। तो हम लोग भार का मतलब पहले समझते हैं। भार का मतलब क्या होता है। भार का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं। तो W इज इक्वल टू 29.4 है, ये दिया हुआ है। हम लोग को M निकालना है, M कितना है, ठीक है यही। तो हम लोग जानते हैं कि यदि भार पर किसी वस्तु का दरमियान कुछ x है, अगर इंटू 9.8 कर देते हैं तो इसका ये वेट निकल जाता है, यानी भार निकल जाता है। तो ये हम लोग का दिया हुआ 29.4 न्यूटन भार दिया हुआ है। तो दरमियान निकालने के लिए हमको डिवाइड कर देते हैं 9.8 से, हम लोग को इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका हम लोग का दरमियान निकल जाएगा। तो देख सकते हैं 29.4 डिवाइड में 9.8 कर देंगे तो हम लोग को निकलेगा 3 kg, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 kg, उसका दरमियान हो जाएगा 3 kg। यदि किसी सतह पर वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका दरमियान 3 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी तक का की तुलना में अल्पत्य है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इसका सही आंसर क्या होगा। 25 का सी हो जाएगा इसका आंसर। 25 का सी हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तक की तुलना में अत्यल्प है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 26 नंबर। 1 किलोग्राम राशि का वजन। यहाँ हम लोग देखे थे कि अगर किसी वस्तु का भार दिया हुआ था तो हम लोग उसका दरमियान मास निकालने के लिए क्या करते थे, डिवाइड करते थे 9.8 से। और लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम क्या दिया है, वजन दिया है, भार दिया हुआ है, ठीक है। 1 किलोग्राम क्या दिया है यहाँ पर, किलोग्राम वजन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको वजन निकालना है, वजन निकालना, भार निकालना है, यानी W निकालना है, W निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 9.8, तो इसका हो जाएगा 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 27 नंबर। जड़त्व अघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व अघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टॉर्क। टॉर्क जड़त्व अघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। क्या बोला, जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। क्या होगा इसका आंसर, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 29 नंबर। एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है, एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। एक बीकर में जब पानी पर बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ का पूर्णतः पिघल जाएगा, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर का पानी का तल होगा। क्या होगा, पानी का तल बढ़ेगा या घटेगा, या उतना ही रहेगा, या पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, यानी पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा उतना ही रहेगा, पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका तल उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 30 नंबर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों। जब किसी बोतल को, जो बोतल में हम लोग पानी भरते हैं और उसको जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा पानी के जमने पर बोतल फैलता है, पानी पर जमने पर फैलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 31 नंबर।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन लगता है, ऐसा क्यों होता है? बर्फ जो है सड़क से सख्त है? ऐसा नहीं है। सड़क बर्फ से सख्त है, सड़क जो है बर्फ से सख्त है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग को बर्फ में चलने पर कठिनाई महसूस होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 32 नंबर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है? थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है? लोहे की पारे की रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होता है, या लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऐसा है? या लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या पारा पानी से भारी है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। लोहे का घनत्व, यानी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है इसीलिए वो डूब जाता है, और पारे से कम है इसीलिए ये तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 34 नंबर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये हम लोग को पता है। पानी का घनत्व -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता रहेगा। वस्तु की मात्रा, यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपरिवर्तित रहेगा? इसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 36 नंबर। समुद्र में वन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1/10। 1/10 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 37 नंबर। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब हम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो वह चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यही उसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है जिसके कारण वो दोनों टुकड़े दबाने पर चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। जब हम लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो पेन की स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। वायु दाब में कमी के कारण जब हम हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो पेन की स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 39 नंबर। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, लेकिन ऊंची जगह पर पानी 100 डिग्री से कम ही सेल्सियस में वो तापमान पर उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः बिंदु नीचे आ जाता है, यही इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः बिंदु नीचे आ जाता है जिसके कारण 100 डिग्री से सेल्सियस से कम ही तापमान पर जल उबलने लगता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। यदि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाता है तो मौसम का क्या संकेत है? इसका सही आंसर होगा तूफानी होगा। अचानक गिरावट आ जाता है वायु दाब मापी की रीडिंग में तो इसका मतलब है मौसम में तूफानी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है?
क्योंकि क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, ऐसा होता है, या अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि अधिक दाब पर दाब अधिक होता है जिसके कारण अधिक तापमान पर उबलने लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर। हाइड्रोजन से भरा रबर, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाके फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन का भार बढ़ने के कारण होता है, वायु दाब बढ़ जाने के कारण होता है, या हाइड्रोजन का दाब घट जाने के कारण होता है, या वायु दाब घट जाता है इसलिए फट जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। वायु दाब घट जाता है जिसके कारण रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है 45 नंबर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा चाबी भरी घड़ी में होती है। अगला प्रश्न है 46 नंबर। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार यानी परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। ऐसा पदार्थ में क्या गुण पाया जाता है जिसके कारण वह परिवर्तित हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा के कारण। ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा के कारण दब जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ धनुष में। खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। अगला प्रश्न है जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। यदि भी इसका 2 गुना हो जाता है तो इसका स्क्वायर है यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? किस नियम के अनुसार इसको वैध ठहराया जा सकता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना विनाश? यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसको वैध ठहराया जा सकता है। ना तो द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। अब 50 नंबर प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जब मोड़ आता है तो वो क्यों झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखते हैं ऑप्शन। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए ताकि वरना साइकिल फिसल जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। यह वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बचेगा, इसलिए ऐसा होता है। यह वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, इसलिए ऐसा होता है। यह वह झुकता है ताकि वक्र को तेज़ी से पार कर सके, यह ऐसा इसलिए होता है। वो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय इसलिए झुकता है क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र पर आधार के केंद्र का बना रहे और जिससे वह गिरने से बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 51 नंबर प्रश्न है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? इसका सही आंसर होगा अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अपकेंद्री बल दूध से क्रीम निकालने में लगता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? इसका दरमियान बदल जाएगा या भार बदल जाएगा, परंतु दरमियान नहीं, या भार और दरमियान दोनों बदल जाएंगे, या ना दरमियान और ना ही भार बदलेंगे।
क्या होगा, जब हम किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन दरमियान सेम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 53 नंबर, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, या लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो? किस टाइम पे व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा? इसका सही आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब हमें अपना भार अधिक महसूस होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 54 नंबर, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। भार अधिक महसूस होगा जब वह नीचे से ऊपर जा रही हो, तो इसका सही आंसर होगा जब ऊपर से नीचे आ रही होगा, इसका सही आंसर होगा। तो इसका त्वरित के साथ नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 55 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे अधिक नज़दीक है? इसका सही आंसर होगा 1/6। 1/6 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 56, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या समय के ऊपर निर्भर करता है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक का टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 57 नंबर, लोलक घड़ी की गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाता है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाता है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी इकाई लोलन में लगा हुआ दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2% बढ़ जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा प्यासो अनुपात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हम लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न है 61 नंबर, तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका क्रिया के कारण तेल दीप में बत्ती में तेल कोशिका दीप के कारण ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, श्यानता किसकी इकाई है? श्यानता किसकी इकाई? इसका सही आंसर होगा पॉइज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 63 नंबर, उष्वालकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज इस वैज्ञानिक से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 64 नंबर, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 65 नंबर, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है, इसका सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 66 नंबर, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? ये अपनी उड़ान में
अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से एक तरंग का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा तरंग चमगादड़ अवरोधकों की पहचान के लिए करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसर्व्य तरंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 67 नंबर। प्रसर्व्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। प्रसर्व्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 68 नंबर। ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे क्या है? लंबवत है, तृतीयक है यानी तिरछी, या आंशिक लंबवत, आंशिक तृतीयक, या कभी कभी लंबवत, या कभी कभी तृतीयक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लंबवत। ध्वनि तरंगे लंबवत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 69। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 70 नंबर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ध्वनि की चाल क्या होगी? उसकी ध्वनि की चाल क्या होगी? इसका सही आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 71 नंबर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? इस्पात में, इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होती है। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 72 नंबर। वायु में ध्वनि का वेग लगभग है। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? वायु में ध्वनि का वेग कितना है? इसका सही आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि का वेग है। अगला प्रश्न है 73। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी मशीन की दुकान के आने वाला शोरगुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 74 नंबर। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उत्पन्न होने वाला भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा 74 का क्या है? इसका सही आंसर होगा केवल ध्वनि गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 25 नंबर। एक जेट वायुमान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु की चाल कितनी होगी? यदि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है तो ध्वनि का वेग 332 मीटर है, तो वायु की चाल ज्ञात करें। वायु की चाल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 664 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 76 नंबर। डेसिबल, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, यानी 76 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 77 नंबर। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करता है? ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण इको उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर होगा परावर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, परावर्तन के कारण इको उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 78 नंबर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार को अधिकांशतः प्रयोग में किस लिए लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौचालकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 78 का हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 79। किसी ध्वनि का स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 80 नंबर। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता क्यों बढ़ जाती है? ऐसा किस परिघटना के कारण होता है?
यह किस परिघटना के कारण होता है, तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 81 नंबर, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान है। केल्विन के पैमाने से मनुष्य का सामान्य तापमान क्या है, तो केल्विन से हम लोग का मनुष्य का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। सेल्सियस से पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक हो जाएगा फ़ारेनहाइट में हम लोग का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट से हो जाता है 98.6। तो इसका सही आंसर केल्विन से हम लोग का हो जाएगा 310। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 82 नंबर, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही समान होंगे। कितने तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान एक ही होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री पर दोनों का तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान एक ही होंगे, यानी 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 83, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है कितना न्यूनतम संभव ताप हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग 0 केल्विन बोलते हैं, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं। अगला 84 नंबर प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कि केल्विन में क्या होता है, सेल्सियस में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का सही आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 98, तो इसका सही निकटतम हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। जबकि केल्विन में होता है 310 और सेल्सियस में हम लोग को पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापक्रम, यानी 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे के गुटके ज़्यादा ठंडक लगता है, ऐसा क्यों होता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को सुबह यानी प्रातःकाल में छुए तो लोहे के गुटके ज़्यादा ठंडा होता है लकड़ी के मुकाबले, ऐसा क्यों होता है। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। यह लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए होता है। यह लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का खराब चालक है, इसलिए होता है। यह लोहे का गुटका लकड़ी से भारी है, इसलिए होता है। 86 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए इसका सुबह में हम लोग को लोहे के गुटके ज़्यादा ठंडा लगता है मुकाबले लकड़ी के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाता है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाता है, क्या कहलाता है। 87 का क्या कहलाता है, संवहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, संवहन आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसमें से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पारा है, पानी है, ईयर है या बेंजीन है। इसमें कौन सा अच्छा चालक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, समान मोटाई के कपड़े की दो परत उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है। क्या बोल रहा है, समान मोटाई के कपड़े के दो परतें, समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, यह ऐसा क्यों होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, दोनों परतें के बीच संपुटित वायु के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 90 नंबर, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा किस लिए होता है। इसका सही आंसर होगा, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, इसलिए हमें ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 91 नंबर, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, इसका सही आंसर होगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय
प्रोत्थापन या दूरीमिति में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 93, ठोस कपूर से कपूर वाद्य बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाद्य बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाद्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाद्य बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 94 नंबर, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा पसीना का आर्द्रता के वाष्पित नहीं होने के कारण। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होने के कारण। अगला 95 प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाष्पीकरण। ऑप्शन ए वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 96 नंबर, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ये पूछा कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। क्या पहाड़ों पर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पर उबलने लगता है? पानी उबलने लगता है तो नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 100 डिग्री से कम सेल्सियस पर ही पहाड़ पर पानी उबलने लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से अधिक हाथ जलने का महसूस होता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण हमें भाप से हाथ अधिक जलने का महसूस होता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण भाप में अधिक हाथ जलता है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? यह किस अवधारणा को पुष्टि करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण को पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है 99, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? 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 इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है लास्ट 100 नंबर प्रश्न है। इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले नेक्स्ट आपको 150 से लेके 200 तक का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको फिजिक्स का इसी चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको और आगे लूसेंट के सभी सामान्य विज्ञान के अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब अगले 100 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? 100 नंबर का क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों की समान प्रकृति के कारण होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है या घटती है या वैसी रहती है? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ती है। ऑप्शन ए बढ़ती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर, प्रकाश की गति क्या है? इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि वह उसका अति उच्च अपवर्तन सूचांक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर,
जब एक कॉम्पैक्ट डिश यानी सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जानकारी की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? कारण, किस गुणधर्म के कारण? तो वह है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री है। एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री है का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो माध्य का अपवर्तनीय सूचक है। अगर प्रकाश का अपवर्तन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो माध्य का अपवर्तनीय सूचक है। इसका सही आंसर होगा सी 3.0, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा टू थीटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आर्थिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आर्थिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जाता है प्रकाश तब पूर्ण आर्थिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है पूर्ण आर्थिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न 113 नंबर, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है, किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा वही पूर्ण आर्थिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण हो? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है, यानी 114 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? इसका सही आंसर होगा परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, परिकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश विसरण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका सही आंसर होगा धूलकण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? लाल रंग ही क्यों किया जाता है? इसका परिकिरण सबसे कम होता है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 118 नंबर, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 119 नंबर, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा परिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, परिकरण के कारण अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही आंसर होगा बटुलित परावर्तन एवं युतिकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, बटुलित परावर्तन और युतिकरण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए
काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। कौन सा दर्पण हम लोग दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं? इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? F बराबर D/2, तो 1.5 अपन में 2 हो जाएगा 0.75। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर होगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, अवतल लेंस। अवतल लेंस वैसा ही काम करेगा जैसे पानी में हवा का बुलबुला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितने डायोप्टर होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है, यदि किसी एनक लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यदि किसी एनक का पावर का लेंस 2 डायोप्टर दिया हुआ है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? पावर दिया है प्लस 2 डायोप्टर, फोकस दूरी हम लोग को निकालना है। हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है, तो पावर तो दिया हुआ, फोकस निकालना है तो F बराबर हो जाएगा 1/P। इसीलिए 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इसी को 0.5 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता है या परिकीर्णन करता है? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे क्या होता है? इसका सही आंसर होगा परावर्तित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप में गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? यह हरा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा तरंगदेव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंग मूल रंग है, 3 रंग मूल रंग है, ये इनमें से कौन सा 3 रंग मूल रंग है? इसका सही आंसर होगा नीला, हरा, लाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नीला, हरा, लाल 3 रंग मूल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। इसका सही आंसर होगा बैगनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी, जिसके कारण इसका परिकर्णन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है उत्तल, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, या आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, या प्रतिबिंब क्षण को चित्र बनाना,
या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। क्या उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, समतल व उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या समतल या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, आंख की रेटिना का परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा फिल्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवशेषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ व कुछ बाहरी पृष्ठ में रहता है, यह सभी सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी अवशेषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? 142 का ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़की बंद कर लेंगे या कार की खिड़कियां खोल लेंगे, या कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, या कार के ऊपर बैठ जाएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे ताकि सेफ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यानुक्रमाती होता है। यह नियम है कूलम के नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कूलम के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जा सकता है उस बिंदु के बीच। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जा सकता है उन बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, या विद्युत धारा की प्रबलता को हम लोग माप सकते हैं? हम लोग उनके बीच की दूरी के विभवांतर को माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है कौन सा? चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, या लोहा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का क्या लक्षण है? अति चालकता का क्या लक्षण है? उच्च परागम्यता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 148 नंबर, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि? अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती है? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसके कारण अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तांबा को विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका गलनांक अधिक है इसलिए, यह सस्ता है इसलिए, यह बहुत ज़्यादा टिकाऊ है इसलिए, यह विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते हैं। बोल रहा है आपस में दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते हैं समान आवेश के होते हैं, या समान धारिता पर होते हैं, या समान विभव पर होते हैं, या समान प्रतिरोध पे होते हैं,
जिस कारण वो दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समान विभव पर। समान विभव जब रहेगा तो आपस में दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 51 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर है, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? यदि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो विद्युत धारा भूमि में चली जाएगी। यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली हो जाएगी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। जो विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है ताकि जो लघु पतन हो तो धारा भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर वोल्ट का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? वो लगे होते हैं समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाले धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ओम के नियम। ऑप्शन नंबर डी ओम के नियम, ओम के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर है, यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। 6 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है आर, प्रतिरोध निकालने के लिए आर इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हो जाएगा इसका आर इज इक्वल टू 1/3 जोड़ 1/6। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/6। कटाएंगे इसको 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो आर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा रासायनिक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। इसका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, एक कार बैटरी में विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न 163 नंबर है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक है। इसका सही आंसर होगा अलेजांड्रो वोल्टा, अलेजांड्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है या चतुर्थक सेल है? शुष्क सेल है क्या? इसका सही आंसर होगा प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा फैराडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु में है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु में है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। विद्युत नेक्स्ट क्वेश्चन 168 है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही आंसर होगा टीन, सीसा एवं एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसके तत्व से बना होता है? किस तत्व से बना होता है? बिजली के फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इसका सही आंसर होगा, जानते हैं हम लोग सब, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान क्या होगा? ये पूछ रहा है 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब 1 घंटा डेली जलते हैं तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान क्या होगा? तो हम लोग निकालते हैं इसका किलोवाट में। तो 100 वाट दिया हुआ, 100 वाट इंटू कितना बल्ब है? 10 बल्ब, डेली कितना 1 आवर बाय 1000, 30101010 कट जाएगा तो आएगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट। इसका सही आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? पैरामैग्नेटिक यानी है। इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है। निम्न में से प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है, इनमें से कौन सा है? यह होगा विस्मत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 176 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा जनित्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार, ओम्स के नियम के अनुसार या फ्लेमिंग के नियम के अनुसार? इसका सही आंसर का फैराडे के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, फैराडे के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर है, ट्रांसफार्मर क्या है? यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में प्रयुक्त होता है, या एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, लेंज के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 180 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 181 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप लोग याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। मैं वो ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। इथ पग नच
वो फॉर्मूला है इथपगनच। इथपगनच का मतलब क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन से प से हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और नच का हो गया, नौ से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। यह थे वो ट्रिक। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा चैडविक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 182 नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, या नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को, या न्यूट्रॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु क्रमांक हम लोग किसको कहते हैं? इसका सही आंसर होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का दरमियान संख्या कितना होगा? यानी उस तत्व का एटॉमिक मास कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार है, इसका सही आंसर होगा 10 पर पावर 15। ये 10 पर पावर 15 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा एडरसन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 186 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1, और न्यूक्लियस यानी उसके केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। उसके केंद्रक में, किसी भी तत्व के केंद्रक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है वो उसके परमाणु संख्या को दर्शाता है, यानी किसी भी तत्व के केंद्रक में जितना परमाणु संख्या होगा वो उसका एटॉमिक नंबर यानी उसका परमाणु संख्या होगा। तो किसी भी एलिमेंट का जब दिया हुआ है कि उसके प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें और उसका परमाणु संख्या दिया हुआ 1 दिया हुआ हाइड्रोजन का, तो उसका प्रोटॉन की संख्या भी 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या भी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे कि एक ट्रिक जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हम लोग किसने खोज की थी उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या था? इथ से क्या है? इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। तो थॉमसन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इसका सही आंसर होगा 1 यूनिट रीनावेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु दरम्यान भिन्न भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं। मतलब बोल रहा है कि ये वो परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है, परमाणु दरमियान संख्या अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु दरमियान संख्या अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक, समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक के गुण तत्व में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाते हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या था? एक भारी नाभिक 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है तो हम लोग उसको क्या नाभिक के विखंडन कहते थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एक हल्के नाभिक, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तब नाभिक के संलयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 नंबर, परमाणु बम एटम बम का सिद्धांत आधारित है, एटम बम का
सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपयुक्त सभी? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ ये सभी उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, यह बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर, नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु पाइल। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 198 नंबर, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर है, नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर होगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और लास्ट 200 नंबर प्रश्न है, नाभिक के रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिक के रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन का आंसर जान गए कि भारी जल को हम लोग DTO बोलते हैं, D2O। भारी जल को हम लोग D2O बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला नाभिक के रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मंदक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। दरमियान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? दरमियान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? इसका सही आंसर होगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर, डायोड वह प्रकृति है जो धारा को, डायोड वह प्रकृति है जो धारा को क्या करता है? एक दिशा से एक दिशा में प्रभावित होने देता है, या दोनों दिशाओं में प्रभावित होने देती है, या किसी भी दिशा में प्रभावित होने नहीं देती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। डायोड वह प्रकृति है जो धारा को एक दिशा में प्रभावित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी जहाज वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए, या ऑप्शन सी ग्रहों को देखने के लिए, या ऑप्शन डी भूकंपों की तीव्रता का पता लगाने के लिए। रडार का उपयोग जहाजों एवं वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर है होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सही आंसर होगा एडविन हम्बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केपलर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? अरस्तू ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, या एडविन हब्बल ने? इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, या ऑक्सीजन है?
इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या विद्युत बल। इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? इसका सही आंसर होगा इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इंटरफेरोमीटर जो उपकरण है वह तारों एवं आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 नंबर, दो ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा दो ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? वह उपग्रह बृहस्पति या पृथ्वी या बृहस्पति है, या बुध या शुक्र है, या बुध या मंगल है, या शुक्र या मंगल है। दो ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध एवं शुक्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर, निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? उसका सही आंसर होगा शनि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा, निम्न में से किसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। यह शुक्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। शुक्र को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाते हैं? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर मात्र 88 दिन में चक्कर लगाते हैं? इसका सही आंसर होगा बुध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? इनमें से कौन सा ग्रह है? वह है ऑप्शन सी शनि। ऑप्शन सी शनि। शनि ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी पे डाल देने पर वह तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है। सूर्य की सतह का तापमान क्या है? इसका सही आंसर है 5800 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर है, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा? सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? इसका सही आंसर है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर, नेपट्यून की खोज किसने की थी? नेपट्यून की खोज की थी गैले ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 नंबर, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, या मंगल है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, या प्लूटो है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यह है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 223 नंबर है, सौर परिवारों में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। कौन? शुक्र एवं मंगल, या मंगल और बृहस्पति, शुक्र या पृथ्वी, या बृहस्पति और अरुण? सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच स्थित है, वह है मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली का धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है। हेली का धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है 40 दिन में, 46 दिन में, 60 दिन में,
या 76 वर्षों में? इसका सही आंसर होगा 76 वर्षों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 76 वर्षों में हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1963 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है या काला दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से इनमें से कौन सा जाना जाता है? लाल ग्रह इनमें से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 नंबर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? यह है 365.25 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 नंबर, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है क्या बृहस्पति? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 231 नंबर प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी है, वह क्या है? पृथ्वी और सूर्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 नंबर, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यह थे एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 नंबर, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यह है एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234 नंबर, कॉस्मिक किरणें की खोज की थी। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है विक्टर हेस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 235 नंबर, रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक थे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? एडिसन थे, न्यूटन थे या फैराडे थे या इनमें से कोई नहीं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक थे न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 237 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। उन्होंने क्या खोज की थी? डायनामाइट की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238 नंबर, टेलीविजन के आविष्कारक का नाम क्या है? टेलीविजन के आविष्कारक किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है जे एल्वियड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जे एल्वियड टेलीविजन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239 नंबर, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 नंबर, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटजन। ऑप्शन नंबर बी, रोंटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 नंबर, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर। ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था, जिसका आंसर हो जाएगा ए, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, जिन्होंने परमाणु बम का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
242 नंबर, पक्षोपात्र का विकास किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर है, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर, ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242 नंबर, पक्षेपात्र का विकास किसने किया? पक्षेपात्र का विकास किसने किया? इसका सही आंसर होगा वर्नस वन बोरॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 नंबर, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 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 नॉल और रुस्का, या रॉबर्ट कोच, या लोवेंडॉक, या सीपी स्वानसन? इसका सही आंसर होगा नॉल एम रुस्का, ऑप्शन नंबर ए, नॉल एम रुस्का, ऑप्शन नंबर ए ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 नंबर, स्कूटर के आविष्कारक थे, स्कूटर के आविष्कारक थे, स्कूटर के आविष्कारक ब्राडशो, 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 स्कूटर के आविष्कारक ब्राडशो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का करते हैं, छानीमीटर का करते हैं, या अल्टीमीटर का करते हैं, या हाइड्रोमीटर का करते हैं? ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 नंबर, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, या एंटीनोमीटर, या बैरोमीटर? इसका सही आंसर होगा एक्टिनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक्टिनोमीटर को उपयोग हम लोग सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सोनार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 नंबर है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना है, तापमान को बढ़ाना है, या तापमान को स्थिर रखना है, या ताप को विद्युत में बदलना है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट प्रयोजन ताप को बढ़ाना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों को इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडिएटर। रेडिएटर जो है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 नंबर, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डिक्टाफोन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? यह दिया था ऑप्शन सी, आइंस्टीन, आइंस्टीन ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 नंबर, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थलीय विकिरण। स्थलीय विकिरण के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर, ध्वनि एक अभिलक्षण तारतम्य है, यह जो निर्भर करता है उसकी किस पे निर्भर करता है? ध्वनि एक अभिलक्षण तारतम्य जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 नंबर, अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक अधिक होता है? बोला अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरदर्शक। दूरदर्शक हो जाएगा इसका सही आंसर। 258 नंबर प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोधक के 3 एक समान प्रतिरोधक का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोधक के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 3 एक समान प्रतिरोध, तो हम लोग 3 एक समान प्रतिरोध आर ले लेते, आर इज इक्वल टू आर, और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाता है और आर ही दिया हुआ है तो हम लोग आर ही ले लेते हैं। अब इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, तो 1/r इज इक्वल टू ले लेते हैं, तीनों आर ही है तो आर हो जाएगा कॉमन एलसीएम, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/r। ये 3/r हो जाएगा, और जब हम लोग आर निकालेंगे तो हो जाएगा r/3। ये हो जाएगा प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? r इज इक्वल टू r/3 दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259 नंबर, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, ऐसा क्यों होता है? गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, ऐसा क्यों होता है? ये हमारा शरीर हवा की अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरण करता है, ऐसा इसलिए होता है। यह पंखीय ठंडी हवा देता है, यह हवा की चालकता बढ़ जाती है, यह हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 नंबर, कॉस्मिक किरणें है, कॉस्मिक किरणें कौन सी है? अवशेषित कण है या अनावेशित कण है, या अवशेषित तथा अनावेशित दोनों कण है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर होगा अवशेषित तथा अनावेशित दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? बीटा किरणें एवं गामा किरणें, कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें, या अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, या एक्स किरणें एवं गामा किरणें? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स किरणें तथा गामा किरणें। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 नंबर, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेदित करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, या केवल उदासीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, या बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है? एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 नंबर, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा तार के पदार्थ पर। दूसरा ऑप्शन है तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, या किंतु तार के पदार्थ पर नहीं। तीसरा ऑप्शन है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। ऑप्शन डी हो जाएगा केवल तार की लंबाई पर, लेकिन ना तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर और ना ही तार के पदार्थ पर। तो इसका सही आंसर होगा केवल तार के पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर सी, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 264 नंबर है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है?
लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 265 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, मुक्तः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ऑप्शन बी, चुंबक पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। या ऑप्शन सी, जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम में वेधन करता है वह माध्यम की अपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। या ऑप्शन डी, अपेक्षिक पारगम्यता एक विमारहित राशि नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपेक्षिक पारगम्यता एक विमार रहित राशि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 नंबर, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267 नंबर, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? इसका सही आंसर होगा अनंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 नंबर, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? प्रकाश के परावर्तन, या प्रकाश के अपवर्तन, या प्रकाश के पूर्ण आवर्तिक परावर्तन, या प्रकाश के व्यतिकरण? इसका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में भरे एक बीकर का सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एक अपवर्तीय किरणें आपस में उलंबित होती है। बोल रहा है प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरावर्तित होता है। परावर्तित एक अपवर्तित किरणें आपस में उलंबित होती है। इसका सही आंसर होगा केवल एक आपतन कोण पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 270 नंबर, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होगा? कम गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा, या कम गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा, या अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा, या अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा? एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271 नंबर, निम्नलिखित में से एक न्यूनतम ताप पर द्योतित करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 केल्विन मापक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 272 नंबर है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? बोल रहा है यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर क्या होगा? फेज डिफरेंस दोनों के बीच क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 नंबर, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा पुनः धरातल पर गिरता है, इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बोला एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक समान विमा नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किसका एक समान विमा नहीं है? इसका सही आंसर होगा घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेख में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? निम्नलिखित आलेख में कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276 नंबर, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, या माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, या माध्य स्थिति में त्वरण अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा केवल एक। केवल एक में क्या है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 277 नंबर है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या है?
ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्या है? ऑप्शन ए चांदी एवं शीशा, ऑप्शन सी चांदी एवं स्वर्ण, ऑप्शन बी स्वर्ण एवं एल्युमिनियम या ऑप्शन डी ताम्र एवं स्वर्ण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी एवं शीशा। चांदी एवं शीशा ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 नंबर है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल चालन पर, केवल विकिरण पर, केवल संवहन पर या चालन एवं विकिरण दोनों पर? इसका सही आंसर होगा केवल संवहन पर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, यह लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है या वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता के कारण होती है यह कहलाती है? सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता के कारण होती है क्या कहलाती है? यह होती है परावैंगनिक किरणें, परावैंगनिक विकिरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निकृष्ट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। दूसरा बोल रहा है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। तीसरा बोल रहा है, जरा दूरदृष्टि वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है या वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है या वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और प्रकाश कृष्ण दिखेगा? ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सिर्फ 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है केवल 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस प्रकार चिपक जाते हैं, किस कारण चिपक जाते हैं? इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284, सरल आवर्ती गति कर रहे कण का कार्यशील बल, बोला सरल आवर्ती गति कर रहे कण का कार्यशील बल क्या होगा? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है। यह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। तीसरा है सी नंबर है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। चौथा डी नंबर है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। विस्थापित के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 नंबर, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है तब होता है, या जब वह एक पैर की पंदांगुली पर खड़ा होता है, या वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट कर खड़ा होता है, या उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब वह एक पैर की पंदांगुली पर खड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के नियमित परावर्तन,
प्रकाश के विकिरण परिवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश के पूर्ण आर्थिक परावर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आर्थिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्रकाश परिकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेसी बोस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जेसी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289, 0 डिग्री पर पारद यानी मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? बोला 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी मरकरी के 766 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब को क्या कहा जाता है? इसको 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 नंबर, गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल क्या है? यह है हिग्स बोसॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत या प्रकाश के विद्युत का सिद्धांत या विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत या ब्राउनियन के गति के सिद्धांत के आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह होगा प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 292, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? ढक्कन के स्थित छिद्र का क्षेत्रफल या ज्वाला का तापमान या ढक्कन का भार? इसका सही आंसर होगा तीनों पर, ढक्कन के स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर भी, ज्वाला का तापमान पर भी और ढक्कन के भार पर भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? बोल रहा खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? बोल रहा है तारे के पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, तारे के पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होती है, या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, या प्रकाश की गति सदैव एक समान होता है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश की गति सदैव एक समान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? रेगिस्तान के मिराज या कैल्डोस्कोप या हीरे का झिलमिलाहट यानी चमक या ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणें का संचरण? इसका सही आंसर होगा क्लाइडोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 295 नंबर है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पराध्वनिकी तरंग या परावैगनिक किरण या एक्स किरण या वाई किरण? इसका सही आंसर होगा पराध्वनिकी तरंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि की बहुवितरण द्वारा या ध्वनि की बहुपरावर्तन द्वारा या ध्वनि की ध्रुवन द्वारा या ध्वनि की बहु अपवर्तन द्वारा? इसका सही आंसर होगा ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर।